नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब हैं। बहुत शानदार आपकी तैयारी चल रही है। मैं काफ़ी दिन के बाद आपके साथ जुड़ रहा हूं। हालांकि पॉलिटी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है। तो उसके लिए हम पहले सिलेबस पढ़ेंगे, और साथ में आप लोगों को बता दूं, रोजगार जागरूकता मीटअप आपके साथ पूरी जयपुर में आपके 12 मिलियन हो परिवार, आपका परिवार है RWS के 12 मिलियन होने की खुशी में 7 अप्रैल को 11 बजे एक मीटअप रखा गया है मन्नत मैरिज गार्डन, रिद्धि सिद्धि सर्कल में, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिलेंगे। हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बातें करेंगे। जो भी राजस्थान जयपुर के आसपास के लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचें। हम बात करेंगे सिलेबस की कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हम प्राग ऐतिहासिक काल तो यहाँ पर पढ़ेंगे ही। यहाँ पर हम प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ पर सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, संगम काल, प्रमुख राजवंश जैसे कि कौन कौन से वंश हुए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका चाहे तो आप नोट डाउन कर लें, हालांकि बाकी आपको PDF में ये मिल ही जाएगा। PDF में आपको मिल ही जाएगा। PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। मध्यकालीन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अरबों द्वारा सिंध की विजय हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। तुर्कों का आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे। मुगल काल हम लोग पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के साथ साथ यहाँ पर हम सिख सिख के बारे में भी, सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सिख वंश के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। अब बात आती है आधुनिक भारत के इतिहास की, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे नवीन स्वायत्त राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उनका प्रभाव, 1857 का विद्रोह, भारत में सामाजिक आर्थिक समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। राजनीतिक चेतना का विकास पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी संस्थाएं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन हम 1885 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। और भारत में संवैधानिक विकास, जो कि हम लोगों ने पॉलिटी में कर ही लिया है। ये हमने पॉलिटी में कर लिया है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए, सारे साथी आप लोग यहाँ पर आ जाएं, है ना। हम लोग यहाँ पर चीज़ों पर चर्चा करते हुए चलेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर, आप से रिक्वेस्ट है कि पहले ही बता दीजिए नोट्स बनाना है कि नहीं। बिल्कुल भैया, नोट्स बनाना है। बड़े आराम से हम लोग बात करेंगे, आराम से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। किसकी हम बात करें? हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हिस्ट्री की। तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हिस्ट्री को हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताइए कि सर, जो इतिहास है, इतिहास जो है, जो हिस्ट्री शब्द है, ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अगर नोट्स बना रखे हैं आपने यूट्यूब पर तो काफ़ी हैं, वो सफिशियंट है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कराने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भैया ये बताइए, जो हिस्ट्री शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो हिस्ट्री वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग, इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था?
आप लोग बताएंगे सर इस शब्द का प्रयोग, इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था, तो इसका यूज कब हुआ है, तो इसका यूज किया था एक व्यक्ति है, एक इतिहासकार हैं। इसका यूज सबसे पहले किया था हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस। 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 आप कहेंगे सर ये हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास शब्द यानी कि हिस्ट्री का प्रयोग किया और हिस्ट्री का जन्मदाता ही हेरोडोटस को कहा जाता है। ये हेरोडोटस कौन था? तो ये यूनान का एक इतिहासकार था। ये कौन था? यूनान का एक इतिहासकार था। यूनान का कौन था बेटा? इतिहासकार था। आप कहेंगे सर ये कौन था? इतिहासकार था। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि भैया ये बताइए हेरोडोटस ने यूनान का इतिहासकार था जिसने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। चलिए अब बात करते हैं सर जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस जिसे हम संस्कृत भाषा में हरिदत्त के नाम से जानते हैं, हेरोडोटस को संस्कृत भाषा में हम किस नाम से जानेंगे? तो आप कहेंगे सर हेरोडोटस को संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत में हम किस नाम से जानते हैं? संस्कृत में इसका नाम किस नाम से जाना जाता है? तो संस्कृत में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। कि हेरोडोटस को संस्कृत में हरिदत्त कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हरिदत्त कहते हैं। ठीक है। और ये हेरोडोटस ही इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इतिहास का जनक। इतिहास का जनक। कि भैया ये बताइए इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इतिहास का पिता, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये जो नाम है ये भैया हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा था? तो एक व्यक्ति था रोमन का, रोमन दार्शनिक हुआ करता था रिसरो। रिसरो के द्वारा कहा गया कि जो हेरोडोटस है वो इतिहास का जनक है। क्या है? इतिहास का जनक है। यहां पर सारी चीजों को बात करेंगे। हाँ जी चलिए मैं ही आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं भैया, मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री। चलिए यहां पर हम बात करेंगे कि इतिहास का जनक किसके द्वारा कहा गया? तो रोमन दार्शनिक हुआ करता था, एक रोमन दार्शनिक। रोमन दार्शनिक। आप कहेंगे कौन था? रोमन दार्शनिक था। तो रोमन दार्शनिक के द्वारा, रोमन दार्शनिक द्वारा अगर मैं यहाँ पर बात करूं, रोमन दार्शनिक द्वारा क्या कहा गया? रोमन दार्शनिक रिसरो के द्वारा। किसके द्वारा? रिसरो के द्वारा, के द्वारा। चलिए द्वारा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं रिसरो के द्वारा क्या कहा गया है। तो आप कहेंगे रिसरो के द्वारा फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा गया। मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं, बड़ा नॉर्मल तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है। आस्था कह रही है कि आपने इमरजेंसी नहीं कराया, अनुच्छेद 352, 356, 360, उसके लिए पूरा चैप्टर क्यों पढ़ना है? आपके में ऐसा तो आएगा नहीं कि भाई इसी पर एक पूरा चैप्टर बन जाए। नहीं, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ठीक है भैया। हम बात करते हैं कि रिसरो के द्वारा, ये रिसरो कौन है? ये रिसरो जो रोमन का एक दार्शनिक था, रोमन का एक दार्शनिक था, इसने भैया क्या कहा? तो इसने भैया क्या कह दिया? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। क्या कहा? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। अब हेरोडोटस की एक बुक है, इसने एक बुक लिखी है, इसकी एक बुक है। क्या नाम है इसकी बुक का? तो इसने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। कौन सी? हिस्टोरिका। तो इसने एक बुक लिखी है भैया, कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। आप कहेंगे भैया हिस्टोरिका, एक पुस्तक लिखी हुई है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि हिस्टोरिका। ठीक है जी, जल्दी से आप लोग बताइए हिस्टोरिका।
किसी को कोई दिक्कत होगी यहाँ पर, किसी को कोई समस्या होगी? नहीं होगी। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे पाषाण काल भी बोलते हैं या प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं, एक आद्य ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं, और एक है ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मैं केवल आज हिस्ट्री का इंट्रो दे रहा हूं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको हिस्ट्री का। चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा इतना। इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। भारतीय इतिहास को हम यहाँ पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट रहे हैं। एक पाषाण कालीन या उसको प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे भारतीय इतिहास, हम इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे। इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक प्रागैतिहासिक काल होगा, तो एक हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप कहेंगे प्रागैतिहासिक देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, जो कि मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसी को और क्या कहा जाता है? इसी को पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल भी इसी को कहा जाता है। और इंग्लिश में बात करें तो प्री हिस्ट्री पीरियड इसे कहेंगे। प्री हिस्ट्री पीरियड इसे कहा जाएगा। प्री हिस्ट्री पीरियड पहला हो जाएगा ये। दूसरा हम बात कर लेते हैं भैया, यहां पर दूसरा हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक। ठीक है जी, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, कि भैया आद्य ऐतिहासिक हम लोग बात करेंगे। कि भैया जल्दी से बताइए, आद्य ऐतिहासिक जिसको हम किस नाम से पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए। यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं हम लोग यहां पर बात करेंगे, इसके बारे में आप पढ़ना। ऐतिहासिक काल क्या होगा? ऐतिहासिक काल। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, जिसे हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोरिक पीरियड हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिस्टोरिक पीरियड। अब बात आएगी कि भैया प्राग ऐतिहासिक काल को सर आपने प्रथम, ये दिखाना भाई, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी लिखवाया। उसके पहले देखिए, आपने शायद फिर ध्यान से पढ़ा नहीं था, मैंने लिखवाया था प्रथम भारतीय महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी, और पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त लिखवाए थे सुकुमार सेन। तो मुझे लग रहा है आपको देखने की आवश्यकता थी। ठीक है, देखने की आवश्यकता थी। फिलहाल मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर आप हिस्ट्री पढ़िए। ठीक है, आप अगर अलग क्वेश्चंस में जाएंगे तो हिस्ट्री समझ नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करोगे सर हमें हिस्ट्री समझ नहीं आ रही। अब मैं बात कर लेता हूं कि भैया इसको हम कितने भागों में बांट रहे हैं। देखिए, इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक पुरा पाषाण काल में, एक हम इसे पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल। कि भैया पुरा पाषाण काल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल हो जाएगा। क्या होगा? मध्य पाषाण काल। ठीक है जी, मध्य पाषाण काल। और एक हो जाएगा भैया कौन सा? नव पाषाण काल।
नवपाषाण काल। अब बात होगी भैया पुरापाषाण काल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको पैलियोलिथिक। आप कहेंगे सर इसको पैलियोलिथिक, आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड हम इसको बोलेंगे, इसको मेसोलिथिक पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड इसको हम बोलेंगे। आपको थोड़ा सा आज कठिनाई हो सकती है क्योंकि इनको हम क्या क्या बोलते हैं वही अभी लिखवा रहा हूं। इसको हम बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड। अब बात आती है कब से कब तक माने जाते हैं, ये कब से कब तक हैं। आप कहेंगे कि सर इसका जो काल निर्धारण है वो कब से कब तक है। जैसे पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल को कब से कब तक मानते हैं, तो आप कहेंगे सर ये अज्ञात समय से लेकर, अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक। कब तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। और ये कब से कब तक होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक या 6,000 BC तक। आप कहेंगे सर ये हम पढ़ेंगे 4,000 BC तक। कब तक भैया, 4,000 BC तक। कब तक, 4,000 BC तक। और इसको हम पढ़ेंगे 4,000 BC से लेकर 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक। कब तक, 2500 BC तक, 2500 BC तक। कभी कभी आपका पूछ लेगा नवपाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है, तो यहाँ हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि सर आद्य ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांट लेंगे भैया, तो इसको हम बांटेंगे जी, आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांट लेंगे, 2 भागों में हम इसको बांटेंगे। कौन कौन से भाग हो जाएंगे, एक होगा सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। इसे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी, आप इसको लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया कि जो इसका टाइम है वो कब से कब तक माना गया है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो आप कहेंगे कि इसका जो टाइम है वो कब से कब तक माना है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप कहेंगे सर ये 2500 BC से लेकर 2500 BC से लेकर 1500 BC तक माना है, 1500 BC तक। जबकि हम पढ़ेंगे इसे 2350 से लेकर 1750। इसका जो मान्य है ना, मान्य है भैया 2350 से लेकर 1750 BC तक। कहाँ तक, 1750 BC तक हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम केवल जर्नल इंट्रो पढ़ रहे हैं तो इसको हम केवल 2500 से 2300 ही पढ़ रहे हैं। दूसरा, एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा वैदिक सभ्यता। क्या होगा, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो आप कहेंगे 1500 BC से लेकर 600 BC तक इसको हम पढ़ेंगे। कहाँ तक, 600 BC तक। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। फिर हम बात आती है ऐतिहासिक काल की। अभी केवल इंट्रो चल रहा था कि भैया इतिहास को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे पाषाण काल कहते हैं, ऐसे पूछा जाता है पूरा पाषाण काल में किस किस का अध्ययन हुआ है, क्या क्या मिला है, मध्य पाषाण काल में क्या क्या मिला, नव पाषाण काल में क्या क्या मिला, पहिए का आविष्कार किसमें हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसे ईसा पूर्व भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व भी बोला जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब बात आती है ऐतिहासिक काल। हम ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ेंगे। एक प्राचीन भारतीय इतिहास हो जाएगा, एक मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, एक आधुनिक इतिहास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग कंटिन्यू अगर मैसेज करेंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, आप समझो इन चीज़ों को, लिखने के बाद जरूर बताना, क्योंकि अभी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम कितने भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, इसको हम कितने भागों में बांट रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको हमने 2 भागों में बांट लिया, इसको हमने 2 भागों में बांट लिया, इसको हमने 3 में, इसको भी हम 3 में बांटेंगे। ठीक है, लिख लिया यहां तक? चलिए, हाँ जी लिख लिया भैया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी से बताइए। वैदिक सिविलाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं, यहां तक लिख लिया होगा, आगे चल लेते हैं। अब आगे बात आ रही है कि सर ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांट रहे हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जिसको हम, ऐतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोल रहे हैं, हिस्टोरिक पीरियड। कि भैया हिस्टोरिक पीरियड को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, हिस्टोरिक पीरियड। तो आप लोग मुझे बता देना, आप लोग मुझे बताना, हिस्टोरिक पीरियड हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आप कहेंगे सर इसको भी हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक होगा प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं इसको, प्राचीन इतिहास हम इसको बोलेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए एंशियंट हिस्ट्री। एक हम पढ़ेंगे मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, इतिहास। और एक हम पढ़ेंगे भैया आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ेंगे जी, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब कब से कब तक ये पढ़ा जाएगा, जैसे प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में हम कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसे हम पढ़ेंगे भैया 600 बीसी से, 600 बीसी से लेकर 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। एडी मतलब इसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व, इसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व, इसे हम बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं, ईसवी। ठीक है जी, चलिए अब मध्यकालीन हम पढ़ेंगे 712 एडी से लेकर, एडी से लेकर यानी कि 712 ईसवी से लेकर, ईसवी से लेकर 1707 एडी तक, 1707 एडी तक। अब आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे, आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे 1707 एडी से लेकर 1947 तक। कहाँ तक, 1947 तक ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारी जो है एक इंट्रोडक्शन थी जो हमने पढ़ ली। अब बात आती है, अब बात आती है, हम बात कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, प्री हिस्ट्री पीरियड, जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाता है सीजे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, सीजे थॉमसन के द्वारा अध्ययन किया और उसने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया। प्राग ऐतिहासिक काल या पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा था जे थॉमसन ने, जिसने कहा कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और भैया नवपाषाण काल। वॉइस क्लियर नहीं है, देखो भाई जरा। चलिए इनको हमने लिख लिया। अब हम बात कर रहे हैं, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे, अपने चैप्टर पर आते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। चलिए यहां हम लोग बात कर लेते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड, प्री हिस्ट्री पीरियड, पीरियड। ठीक है जी, अब बात आएगी पीरियड कि सर ये बताओ कि सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था। प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, इसकी स्टडी किसने की थी। तो इसकी स्टडी किसने की होगी, जल्दी जल्दी से बताइए। इसकी स्टडी सबसे पहले की थी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सीजे थॉमसन ने। किसने, सीजे थॉमसन ने। इसका अध्ययन सबसे पहले किया था सीजे थॉमसन, सीजे थॉमसन, सीजे
थॉमसन ने, ठीक है, सीजे थॉमसन ने सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया और इन्होंने ही बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटना पड़ा। कितने भागों में? कि भैया प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था? अभी जस्ट हमने पढ़ा था 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट्स थे? कि सीजे थॉमसन ने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। एक तो पुरापाषाण काल में, किसमें? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल हो जाएगा। पुरापाषाण काल जिसे हम क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक बोलते हैं। ये भी आप लोग लिखना, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। और एक कौन सा था? अभी हम पढ़कर आए हैं मध्य पाषाण काल। क्या पढ़कर आए हैं हम? मध्य पाषाण काल। कि भैया मध्य पाषाण काल को हमने क्या पढ़ा था? मेसोलिथिक पीरियड पढ़ा था, मेसोलिथिक पीरियड। और एक हमने पढ़ा था नवपाषाण काल। यही तीनों आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं। बहुत कम डिटेल में मैं इनको डिस्कस करूंगा। न्यूलिथिक पीरियड इसको बोलेंगे, न्यूलिथिक पीरियड। अब आपको समझ में आएगा। अभी तक तो शायद बहुत सारे बच्चों को हो सकता है डाउट में रहा हो। अब हम समझेंगे, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि भैया ये बताइए पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीनों से क्वेश्चन आपके सीपीओ में, सीजीएल में, सारी चीज़ों में बन जाता है। सारी चीज़ों में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सर ये बताइए पुरापाषाण काल का अध्ययन कब होता है? पुरापाषाण काल का अध्ययन 1863 में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने उनका अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले पत्थर का प्रयोग, यूज ऑफ स्टोन, किसमें हुआ है? तो स्टोन का सबसे पहला प्रयोग हुआ है पुरापाषाण काल में। आग की खोज भी पुरापाषाण काल में हो गई। ये कहा गया कि भाई आग की खोज कहां पर हुई है? आग की खोज कहां पर हुई? तो आप कहेंगे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। हाँ, इस वजह से बिल्कुल सालू वर्मा जी बिल्कुल हो जाएगा। चाहे आप सीपीओ दें, चाहे आप सीजीएल दें, चाहे सीएचएसएल दें, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दें, स्टेट एग्जाम दें या टीचिंग के कोई भी एग्जाम ने, ठीक है, यहां से आएगा। तो मैंने कहा कि भैया पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई है, जिसका एविडेंस चीन में एक गुफा है जिसका नाम है चाओजू गोजियन। चाओजू गोजियन एक गुफा पड़ती है चीन में, जहां से सर्वप्रथम आग की खोज के साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, जिससे ये पता चला कि आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। किसमें हुई? पुरापाषाण काल में हो गई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। और इन तीनों टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल हम यहाँ पर पढ़ेंगे जी। पुरापाषाण काल, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? पुरापाषाण काल का अध्ययन, इसकी स्टडी सबसे पहले किसने की थी? तो आप कहेंगे 1863 में। कब? 1863 में इसकी स्टडी हो जाती है। किसके द्वारा? एक इतिहासकार है रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम है जी उसका इतिहासकार का? रॉबर्ट ब्रूस फूट। आप कहेंगे सर उसका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस, ऐसे करके लिखना, ब्रूस फ्रूट, ठीक है, ब्रूस फ्रूट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। और इन्होंने ही बताया था कि पुरापाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया। कि भैया पत्थरों का प्रयोग सबसे पहले किसमें हुआ है? पत्थरों का प्रयोग। तो आप कहेंगे सर यूज ऑफ स्टोन्स किसमें हुआ है? जल्दी से बताइए कि यूज ऑफ स्टोन्स
कि पत्थरों का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया था, तो आप कहेंगे सर पुरापाषाण काल में ही किया गया। किसमें? पुरापाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया। दूसरा इसी में हम लोग लिखेंगे आग की खोज। इसी में हम लिखेंगे आग की खोज कि भैया आग की खोज किसमें हुई है, तो आप कहेंगे आग की खोज कि आग की खोज किसमें हुई है, जल्दी जल्दी से बताइए। डिस्कवर ऑफ फायर, आप कहेंगे भैया डिस्कवर ऑफ फायर, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं डिस्कवर ऑफ फायर, जिसके साक्ष्य कहां पर मिले हैं। साक्ष्य मतलब जानते हैं? एविडेंस। एविडेंस की अगर मैं बात करूं कि भैया जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य कहां से मिले थे? चीन से। कहां से मिले हैं? चीन से। चीन में एक गुफा है, चीन में एक गुफा है जिसे बोलते हैं चाऊ चाऊ जू गोजियन। चाऊजू गोजियन नामक गुफा से, गोजियन नामक गुफा से क्या मिला है? आग के साक्ष्य प्राप्त हुए कि भैया आग की खोज कौन से काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में और क्या हुआ था? पत्थरों का प्रयोग हुआ कि भैया पत्थरों का प्रयोग हुआ। किसका? पत्थरों का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये कच्चा मांस खाते थे। ये क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, क्यों कच्चा मांस खाते थे? क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि मांस को पकाकर भी खाया जाता है। मांस को पकाकर भी खाया जाता है, ये पुरापाषाण काल के लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इन्हें शिकार का भी ज्ञान नहीं था। इन्हें यह भी नहीं पता था कि पशुओं का, जानवरों का शिकार किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इसको, हम लोग इसको लिख लेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। हम लोग इसको लिख लेते हैं कि भैया ये मांस जो है कैसा खाते थे, तो ये कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मीट खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। क्या करते थे ये पुरापाषाण काल के लोग? कच्चा मांस खाते थे। क्या करते थे? ये कच्चा मांस खाते थे। तो आप लोग लिख लेंगे कि भैया ये कच्चा मांस खाते थे। और इन्हें चौथा पॉइंट यहां पर मैं लिख देता हूं, चौथा पॉइंट में लिख देता हूं, इन्हें शिकार का भी ज्ञान नहीं था। इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था। ठीक है, पूर्ण ज्ञान नहीं था, नहीं था, पूर्ण ज्ञान नहीं था कि भैया शिकार का भी पूर्ण ज्ञान नहीं था। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने, अध्ययन याद रखना है। खत्म कहानी। एक बच्चा कह रहा है सर राइटिंग साफ लिखो। अब इससे भी ज्यादा साफ राइटिंग हो सकती है क्या कोई? मुझे बताओ कि कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि यहां पर कोई सिंगल एक मुझे स्पेलिंग बताओ कि समझ नहीं आई। ये तो आपने बड़ा खतरनाक आरोप मेरे ऊपर लगा दिया कि आप साफ साफ नहीं लिखते, हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। ओहो, अब बताओ भैया राइटिंग बुरी है क्या? मैं तो ये सोचता था कि मेरी राइटिंग अच्छी है। इन्होंने तो सब करे कराए पे पानी फेर दिया, इन्होंने तो सब करे कराए पे पानी फेर दिया भाई। क्या बुरी राइटिंग है ये? हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर इन मांस खाते थे, शिकार का ज्ञान नहीं था। मैंने लिखा है शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, फुल नॉलेज इनको नहीं थी, फुल नॉलेज नहीं थी। अच्छा, नोट्स की राइटिंग कह रहे हैं, ये जो नोट्स हैं, बिल्कुल नोट्स साफ साफ लिखवाएंगे, बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया। मैं प्रॉपर नोट्स आपको अच्छे से बनवा रहा हूँ, इसको सही से लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, जिसका अध्ययन किया था 1867 में C.L. कार्लाइन ने ना। चलिए लिख लिया आप लोग यहाँ तक। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। किसकी? मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। इसको हमने क्या पढ़ा था? इसे हमने पढ़ा था मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे
यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भैया ये बताएं कि इसका मध्य पाषाण काल का अध्ययन किसने किया था। ये सबसे पहले बात आती है अध्ययन की, स्टडी की, कि ये किसने किया था। और ये मैं अपने तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसके आधार पर मैंने थ्योरी बनाई है। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर लेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बात करेंगे सर इसका अध्ययन हुआ है 1867 में। इसका अध्ययन स्टडी किसने की है 1867 में। और 1867 में C.L. कार्लाइन के द्वारा, किसके द्वारा, कार्लाइल के द्वारा बेटा इसका अध्ययन किया गया है। किसके द्वारा, C.L. कार्लाइल के द्वारा भैया इसका अध्ययन किया गया। अब मध्य पाषाण काल का अदर नेम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, अदर नेम क्या है। आप कहेंगे सर इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं, दूसरा नाम क्या होगा कि भैया इसका दूसरा नाम है, इसे हम कहते हैं लघु पाषाण काल। क्या कहते हैं इसको हम, लघु पाषाण काल कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु पाषाण। यहाँ पर आप लिखना कि सर इसे हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं, काल भी कहा जाता है, कहा जाता है। मैं शॉर्ट भी नहीं लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से करके आए। इतिहास में और पॉलिटी में मैं आपको विश्वास दिला दूं, अच्छे से ही करवाऊंगा। ठीक है। अरे भैया जब मैंने बता दिया मैं ही करा रहा हूँ तो बार बार काहे एक बार पूछ रहे हो, रे बच्चा काहे पूछ रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल कांस्टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा, ये पढ़ लिया। अब यहाँ पर बात करेंगे सर, जो मध्य पाषाण काल के लोग थे इन्हें अब शिकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। ठीक है, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो चुका था, मांस को भी पका के खाने लग गए थे क्योंकि आग का ज्ञान पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। ये 1867 होगा। ठीक है, ये कहीं पर मैंने 1967 लिख दिया था जो गलत है, 1867 ही है। ठीक है, 1867। ठीक है, कितना, 1867। अब बात करते हैं कि सर ये तीर कमान का प्रयोग करने लगे शिकार करने के लिए। अब इन्हें हथियारों की जरूरत पड़ी, तो शिकार करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये हथियार किसके बनाएंगे, तो इन्होंने हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले पत्थरों का बनाने लग गए, फिर जानवरों के सींगों का बनाने लग गए। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो हथियार का प्रयोग किया वो तीर कमान इन्होंने शिकार करने के लिए बनाया। इसके लिए शिकार करने के लिए बनाया। ठीक है जी, चलिए हम बात करेंगे कि सर इन लोगों को शिकार का पूर्ण ज्ञान हुआ। क्या हुआ भैया, इन्हें शिकार का पूर्ण ज्ञान था। शिकार का पूर्ण यानी कि फुल जानकारी, पूर्ण पूर्ण ज्ञान यानी कि फुल जानकारी, फुल नॉलेज इनको मिल गई। क्या हो जाता है इनको भैया, फुल नॉलेज मिल जाती है, शिकार की फुल नॉलेज मिल जाती है। ठीक है जी, फुल जानकारी मिल गई, पूर्ण ज्ञान था। चलिए पूर्ण ज्ञान था। आगे बात करेंगे, दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, इन्होंने तीर कमान का प्रयोग किया। तीर कमान, तीर कमान का प्रयोग किया। क्या किया, तीर कमान का प्रयोग किया। आप कहेंगे यूज ऑफ वाओ एंड एरो, एंड एरो, कि भैया तीर कमान का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। कि कौन से काल के लोगों ने तीर कमान का प्रयोग किया था, तो आप कहेंगे सर मध्य पाषाण काल के लोगों ने तीर कमान का प्रयोग किया। अब इन्हें भैया यहां पर हमने लिख लिया, ये पालतू, ये पशुओं को पालने लग गए। क्या करने लग गए, पशुपालन इन्होंने किया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया। कि पशुपालन स्टार्ट किया कि भैया पशुपालन किसके समय से मिलता है, और इसके जो साक्ष्य हैं, इसके जो साक्ष्य हैं पशुपालन के, जो एविडेंस हैं, जो एविडेंस हैं, ये एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एविडेंस के मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। राजेंद्र, अच्छा बेटा घूसा पड़ेगा, घूसा पड़ेगा आपको। हाँ जी, चलिए
हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पशुपालन के बारे में। तो दो जगह से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दो जगह से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि भाई आदमगढ़, आदमगढ़ से, आदमगढ़, और आदमगढ़ पड़ता है जी मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ पड़ता है एमपी में। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में। और एक जगह है वाजौर, वाजौर पड़ता है राजस्थान में। वाजौर जो कि राजस्थान में है, कहाँ पर है? राजस्थान में। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, जहां से पशु पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? पशु पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ जी, अरे भाई ये बताओ, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, वहां हमें भी कोई जानता है? हमें भी कोई जानता है? क्योंकि अधिकतर तो सम्मान समारोह वगैरह में बच्चे आते हैं तो अब वो शायद पहचानते ही नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन ले लेते हैं और फिर वो भूल जाते हैं सिलेक्शन के बाद। अच्छा, पॉलिटी वाले सर ये हैं। ऐसा ही लगता है जैसे दिल्ली पुलिस का सम्मान समारोह, उसमें मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा हमसे पढ़ा ही नहीं है। 40-50 बच्चे ऐसे थे जो नाम ले रहे थे, बाकी किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि हाँ आपसे पढ़े या नहीं पढ़े हैं। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी सिलेक्शन के बाद भूल जाओ कि अरे पॉलिटी वाला और हिस्ट्री वाला कोई मास्टर भी था, है? ऐसा तो नहीं होगा? हाँ जी, देखिए मैं दोनों ही भाषाओं में लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखता हुआ चल रहा हूँ। अब जो नाम है उनको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, वो नाम वैसे ही रहेगा, वो वैसे ही नाम रहेगा। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। किसके बारे में बात करेंगे? नवपाषाण काल की। ये हमने लिख लिया। आगे हम बात करते हैं नवपाषाण काल। नव नवपाषाण काल, काल, नवपाषाण काल। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए पार्थिक जी, धन्यवाद भैया। हम बात कर रहे हैं न्यूलिथिक एज की। किसकी? न्यूलिथिक एज के बारे में हम बात करेंगे। न्यूलिथिक एज, सॉरी पीरियड की बात करते हैं कि भैया इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं इसमें कुछ सेलेक्टेड चीजें बताता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि पहिए का आविष्कार किसमें हुआ? पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। यहां पर हम बात करेंगे पहिए का आविष्कार। आप कहेंगे सर इन्वेंशन, इन्वेंशन ऑफ व्हील, ऑफ व्हील, कि भैया पहिए का आविष्कार कब होता है? इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार कब हुआ है? तो आप कहेंगे सर पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। किसमें हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ तक हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हम लोग बात करते हैं। एक बच्चे ने मुझे एक वीडियो भेजा था, किसी लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे थे और मेरी क्लास चल रही थी। और मेरे लिए खुशी की बात यह है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितने भी बच्चे वहाँ बैठे थे, लगभग मैक्सिमम बच्चों की क्लास में मेरी पॉलिटी वाली ही क्लास चल रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो कम से कम हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है, अंकित सर के मार्गदर्शन में जो काम किया जा रहा है, वो सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, है ना? हम इतने पैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम बाहर जाकर रहकर पढ़ें। हमारे माँ बाप जितना खर्चा हमें दे रहे हैं, हमें उसमें काम चलाना है, क्योंकि माँ बाप आपके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, सबसे अच्छा सोचते हैं। कभी भी माँ बाप के निर्णय पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आपको सफल बनाने में जी जान लगा देते हैं, अपनी खुशियों को त्याग देते हैं आपकी खुशियों के लिए, आपकी खुशियों को बनाने के लिए। सर फर्स्ट आईसीएस एग्जाम कौन से, ये क्या है, अधिनियम में हुआ था? प्लीज बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आईसीएस तो अधिनियम में था ही नहीं। आईसीएस बेटा, अगर मैं बात करूं 1853 में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आई थी उसकी बात हो गई। फिर 1861 में आईसीएस परीक्षा में भारतीयों को बैठने की आजादी मिल गई, तो पहले भारतीय व्यक्ति बन गए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए मुस्कान जी धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग सारी चीजों पर बात करते हैं। तांबे की खोज किसमें होती है? आप कहेंगे भैया तांबे की खोज किसमें होती है? तांबे की खोज, आप कहेंगे तांबे की खोज। चलिए बहुत शानदार कि भैया तांबे की खोज डिस्कवर ऑफ कॉपर। तांबे की खोज किसमें हो गई? तांबा यानी कि पीतल, तांबा, ब्रॉन्ज कह सकते हैं तांबे को, ब्रॉन्ज। ठीक है। कृषि के साक्ष्य किसमें मिले हैं? आप कहेंगे भैया कृषि के साक्ष्य, कि कृषि के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, एग्रीकल्चर के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई वो यहीं से प्राप्त हुई। चौथे नंबर पे यहाँ के लोग पूजा पाठ करने लग गए थे। क्या करने लग गए थे? पूजा पाठ करने लग गए थे। ठीक है, क्या करने लग गए थे भैया? पूजा पाठ करने लग गए थे ये लोग। और यहाँ पर अगर पूछ लेगा सबसे छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किस में हुआ, तो इन्हीं में हुआ है। अभी कुछ और बचा हुआ है इसमें, और कुछ बचा हुआ है, उसे हम कल जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाषाण काल के प्रमुख स्थल भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत मेहनत करके अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजों। ठीक है, तो एक बार जरूर बताना भैया क्लास कैसी लगी, कैसी लगी। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, पशुपालन इसमें नहीं है। पशुपालन बेटा मध्य पाषाण काल में है, पशुपालन मध्य पाषाण काल में होगा। ठीक है, आदमगढ़ और बाजौर। लेकिन अगर कृषि के बारे में बात होगी कि भाई कृषि के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो नव पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। विधि सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए शानदार तरीके से, हैं जी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।